दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग सिविक्स का एनसीईआरटी नोट्स का लास्ट क्लास लेंगे, छठवां क्लास। 5 वीडियो इससे पहले प्लेलिस्ट में है, जाके आप देख चेक कर लेंगे। आज हम लोग रॉलेट एक्ट से 1870 का राजद्रोह एक्ट को, न्यायपालिका का कार्य को कंप्लीट करते हुए, फौजीदारी कानून, दीवानी कानून को कंप्लीट करते हुए, जनहित याचिका, हाशियाकरण समुदाय, इनको कंप्लीट करते हुए आज लास्ट वीडियो कंप्लीट करते हैं। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंड अगर आप कर लोगे तो इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। रोलेट एक्ट अंग्रेजों के मानेपन का एक उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉयल एक्ट के सख्त खिलाफ में थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉयल एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पे विरोध होता रहा। कहाँ पे? पंजाब में। इसी क्रम में 10 अप्रैल डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी उस समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिला हुआ। उसने बाहर निकले और रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चला दी। नोट डाउन करेंगे, ये जालियांवाला हत्याकांड था। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए, असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने के बाद बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे जी जालियांवाला बाग में। अब देखेंगे 1870 का राजद्रोह एक्ट, ये क्या था? अंग्रेज शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उस पर मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं को सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिला भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो कि हिंसा करने वाले पुरुष के साथ ही मकान में रह चुकी है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे न्यायपालिका का कार्य क्या क्या है। न्यायपालिका का काम मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। विवादों का निपटारा, न्यायिक व्यवस्था, नागरिक व सरकार, दो राज्यों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों का हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराएगी न्यायपालिका। न्याय समीक्षा, संविधान का व्याख्या के अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होती है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन भी संविधान के अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया था और इससे स्वास्थ्य का भी अधिकार शामिल है अनुच्छेद 21 में। उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में की गई। तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1996 में हुआ। आज देश भर में 25 उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्चतम न्यायालय है, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में ही है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट गुवाहाटी में ही है और उच्च न्यायालय रखा गया है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय 2019 से है। ज्यादा से ज्यादा लोग के नजदीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों को भी खंडपीठ भी है। अधीनस्थ अदालत क्या है को कोई अलग अलग नामों से संबोधित करता है। उसे ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहते हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविलियन जज, न्यायालय आदि नामों से भी इसे हम बुलाते हैं, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। अब कानून 2 होते हैं, फौजीदारी और दीवानी। इनको चेक कर लेते हैं, फौजीदारी और दीवानी को। यह फौजीदारी कानून यह ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिसे कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज, औरत को तंग करना, हत्या आदि। इसमें सबसे पहले आमतौर पे प्रथम सूचना यानी कि एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत केस फाइल करती है।
तीसरा पॉइंट, अगर व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसे जेल भेजा जा सकता है, उस पर जुर्माना भी लगा सकते हैं फौजदारी कानून में। दीवानी कानून यानी कि सिविल लॉ, इसका संबंध व्यक्ति विशेष अधिकारों का उल्लंघन अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीद, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होती है। ऑप्शन 2, प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे, मकान मालिक भी और किराएदार भी मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान के मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है किराएदार मकान को खाली करे और बकाया राशि को चुकाए। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे जनहित याचिका, जिसको हम लोग पीआईएल भी कहते हैं, काफी आजकल फेमस है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका पीआईएल की व्यवस्था विकसित की गई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गया पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। नोट डाउन करेंगे, पत्र यानी कि इसको लेटर भी आप सेंड कर दिए तो यह पीआईएल माना जा सकता है। अब देखेंगे हाशियाकरण समुदाय, इनसे कुछ पॉइंट को लेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी मुसलमानों की संख्या 14.2% थे। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों के पिछड़े हुए सरकार 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत के मुस्लिम समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय को हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। जी हाँ, अब इस रिपोर्ट से कुछ पॉइंट को देखेंगे। समिति की रिपोर्ट से यह पता चला सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र में मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चे के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वो जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे, जिससे अक्सर उसका घटोआइजेशन होने लगा। जी हाँ, होने लगा। कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को भी जन्म देता है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे सच्चर समिति का रिपोर्ट और टीपू कबीर के बारे में। सच्चर समिति का रिपोर्ट क्या था? मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलत फहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चे को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से यह भी पता चला केवल 4% मुसलमान बच्चे को मदरसा में जाते हैं। मुसलमानों को 66% बच्चे सरकारी, 30% बच्चे निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे कबीर। कबीर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पेशे से वो बुनकर थे। कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। पेशे से क्या थे? बुनकर थे। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम में केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रम्मों और पंडे पुजारियों के चंगुल से आजाद था। उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना भी दिखाई देती थी। कविता ने ऐसे लोगों को बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक, जातीय पहचान के लिए लोगों को साँचे के कैद में कर देते थे। इनसे क्वेश्चंस भी आ चुका है, नोट डाउन करेंगे। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है। वो अपने अनुभव के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके सभी मनुष्य की समानता, श्रम, महत्वता के शक्तिशाली विचार को सामने लाते हैं। वो एक साधारण कुम्हार बुनकर और घड़े में पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम ही समुच्चय ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, गुजरात में दलित हाशियाई समूह ने सामाजिक ऊंच नीच का घृणा करने वाले लोगों को आज भी कबीर के पदों में गाते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, इनसे कुछ पॉइंट। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, यह कानून 1989 में दलित एवं अन्य समुदायों को मांग के जवाब में बनाया जाता है। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कर्वर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डाई लैटिन एक्ट 1993 में पारित किया। यह कानून सिर पे मैला उठाने वाले को काम पर रखने के लिए सूखे शौचालय का निर्माण पे पाबंदी लगाती है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 में लागू हुआ था। नोट डाउन करेंगे।
अब देखेंगे पानी से संबंधित बीमारियां, ये तो सबको पता, पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हैजा रोज 1600 से ज्यादा भारतीय की मौत मुंह में चले जाते हैं। उनसे भी ज्यादा 5 साल में भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। देखिए मौत के मुंह में 1600, हर मतलब डेली हैजा से 1600 लोगों की मौत हो रही है। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है, सभी बच्चों को समान स्कूलों में माने एक साथ शिक्षा उपलब्ध कराए। लेकिन शिक्षा का अध्ययन करने वाले कार्यकर्ताओं एवं शोधार्थियों ने निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया है कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफी असमानताएं रही है। अब देखेंगे बजट में सरकार इस बात को भी ऐलान करना पड़ा, अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है, जो हम लोग टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। अब पानी की आपूर्ति, ग्रामीण इलाकों में मनुष्य और मवेशियों को दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभी छत पर टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज्यादातर निजी स्वामित्व में है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलपूर्ति का और ज्यादा अभाव है। नोट डाउन करेंगे। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्ती में लोगों का रोजाना प्रतिदिन व्यक्ति 20 लीटर पानी एक बाल्टी भी नहीं मिलती है, जो लोग झुग्गी में रहते हैं। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रतिदिन 1600 लीटर पानी यानी कि 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। वाह रे वाह, क्या कानून है। अब आगे चेक करेंगे पानी की कमी के कारण बोलीविया आदि देशों में दंगे भी फैल गए हैं, जिसके दबाव में सरकार को जलपूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेना पड़ा। नोट डाउन करेंगे। पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलपूर्ति विभाग ही तय करता है और वही उन्हें काम करने की इजाजत भी देता है। इसलिए इन टैंकरों की अनुबंधित कहा जाता है। इन टैंकरों को क्या कहते हैं? अनुबंधित कहा जाता है। अब देखेंगे न्यूनतम मेहनता कानून, मिनिमम वेज लॉ। इसमें यह निश्चित किया गया है कि किसी भी मेहनताना यानी कि कोई भी काम निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए। शोषण से मुक्ति का अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। नोट डाउन करेंगे। संविधान ने यह भी कहा है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। 40 लाख से ज्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में है। 2016 में संसद ने बाल श्रम, चाइल्ड लेबर प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 को यह संशोधन एमिटमेंट किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसाय और प्रतिक्रिया नियोजन करने में प्रतिबंध है। बच्चे या किशोर के नियोजन को अब ऐसा संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2017 में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिविटी इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर से प्रारंभ हुआ। यह पोर्टल शिकायत दर्ज कराने के लिए चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एनसीएलपी के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग भी करने के लिए है। 1978 में मीट उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलता रहे। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों अभी तक का वीडियो आज एंड है सिविक्स का। 5 वीडियो प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे और आपको चैनल पे 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।